नमस्कार दोस्तों। अल्फा अफसर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम देख रहे थे आरएएस मेंस के लिए रिवीजन मॉड्यूल। ठीक है। अब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 7 लेक्चर्स देख चुके हैं। योगा एंड स्पोर्ट्स हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की समाप्ति की ओर। ठीक है। इसके बाद में 4-5 लेक्चर्स और होंगे, पर वो बहुत ज्यादा लेंदी और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होने वाले। ये जो कोर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो टफ टॉपिक्स थे वो ऑलमोस्ट फिनिश हैं। तो आज हम लोग लेक्चर 8 में देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। है ना। क्या क्या प्रिंसिपल्स है आपको याद होगा, हमने शुरुआत में जब फेयोल की बात की थी और बाकी लोगों की बात की, जो क्लासिकल थिंकर्स थे उनकी बात की थी, तो हमने देखा था कि उन्होंने अलग अलग प्रिंसिपल दिए थे। है ना। प्रिंसिपल्स किस में दिए गए? सेकंड जो फेज था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इवोल्यूशन का, गोल्डन एरा ऑफ प्रिंसिपल्स। है ना। गोल्डन एरा ऑफ प्रिंसिपल्स में उन्होंने अलग अलग प्रिंसिपल दिए थे। अब जैसे फेयोल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, अब वो 14 के 14 तो सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में जो जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें से देखते हैं। सबसे पहले हायरार्की है, पद सोपान, फिर स्पैन ऑफ कंट्रोल है, नियंत्रण का क्षेत्र, फिर है यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है। तो आदेश की एकता, ये तीनों प्रिंसिपल्स आज हम देखेंगे। इसके अलावा डेलीगेशन जैसे एक प्रिंसिपल है वो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। प्रिंसिपल्स जो टॉपिक है उसमें आपके आरएस मेंस के सिलेबस में ये 3 प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग हायरार्की, पद सोपान। अब हायरार्की है क्या? अब हायरार्की देखो, जैसी हायरार्की नाम है ना, तो वैसी दिमाग में आ जाना चाहिए ये पिरामिड। है ना। ये त्रिभुज, ये ट्राइंगल आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, ये देखो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनेगी तो उसकी हायरार्की, उसका पद सोपान आप ट्राइंगल से दर्शा सकते हो। अब ट्रायंगल से कैसे दर्शा सकते हो, पहले हम लोग देखते हैं कि ये है क्या। हायरार्की की डेफिनेशन अगर देखें तो हायरार्की इज द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ जूनियर सीनियर रिलेशनशिप। है ना। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है जूनियर और सीनियर रिलेशनशिप का, वो विच डिटरमाइंस द रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्क एंड ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो ये हायरार्की की बेसिक डेफिनेशन है। अब इसमें मैं बता रहा हूं आपको कि अगर बेसिक ट्रायंगल बनाओगे आप, तो हायर अथॉरिटी ऊपर बैठेगी और उसके नीचे ये अथॉरिटी डिक्रीज होती जाएगी। अब ये ट्राइंगल ही क्यों बना रहे हैं, सर्कल क्यों नहीं बना रहे हैं, या फिर और ये स्क्वायर क्यों नहीं बना रहे, रेक्टेंगल क्यों नहीं बना रहे हैं? क्योंकि देखो जैसे जैसे ये ट्राइंगल नीचे जाता है तो इसका बेस जो है वो बड़ा होता जा रहा है। इसका साफ मतलब ये है कि हायरार्की में जो ऊपर ही ऊपर लोग बैठे हुए हैं, जो हायर अथॉरिटी बैठी हुई है, उनकी संख्या तो है कम, और जो नीचे नीचे सबॉर्डिनेट लेवल पर है, क्लर्क लेवल पे लोग हैं, उससे भी नीचे जो सबॉर्डिनेट्स है, पियोन है, उनकी संख्या है ज्यादा। तो ये बेसिक यही दर्शाता है, इस वजह से इसको ट्राइंगल के हिसाब से दर्शाया जाता है। ठीक है। इसलिए इसको सर्कल या फिर और कुछ मैथमेटिकल टूल यूज करके नहीं दर्शाते। ठीक है। फिर देखते हैं अपन हायरार्की क्या है। ये देखो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जैसा मैंने बताया, तो इट इज एप्लीकेबल इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर चांद पर भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनेगी तो उसमें पद सोपान होगा, पद सोपान नहीं होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकती है। ठीक है। पद सोपान किसी एक, देखो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें पद सोपान थोड़ी अलग तरीके से होता है, होता तो है पर ऐसे नहीं होता जैसे अपन जनरली देखते हैं। वो हम लोग आगे देखेंगे। फिर हायरार्की जो है वो रूट ऑफ अदर प्रिंसिपल्स है ना। इसको रूट और सोल ऑफ अदर प्रिंसिपल्स मानते हैं, क्योंकि जितने भी बाकी प्रिंसिपल्स हैं वो डिपेंड इसी पे करते हैं। है ना। जैसे स्पैन ऑफ कंट्रोल और यूनिटी ऑफ कमांड, ये सब हम देखेंगे तो हम देखेंगे कैसे वो हायरार्की के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। फिर इसके दो अलग अलग नाम दिए गए हैं, मोनो और रेले इसको कहते हैं स्केलर प्रोसेस, और फेयोल इसको कहते हैं स्केलर चेन। ठीक है। तो ये नाम भी ध्यान रखना, जहां पर भी हायरार्की आएगी ये सारी चीजें करनी है। और सबसे पहले तो आपको ट्राइंगल बना देना है ना। कुछ बिना सोचे समझे ट्राइंगल बना देना है, ऊपर हायर अथॉरिटी लिख देना है, नीचे सबॉर्डिनेट लिख देना है। इसके अलावा आपको ये डेफिनेशन और ये चीजें, स्केलर प्रोसेस, स्केलर चेन फेयोल कह रहा है, स्केलर प्रोसेस कौन कह रहा है, मोनो और रेले कह रहे हैं। अब देखो हम लोग बेसिक अगर हायरार्की की बात करें तो ये जो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है ये रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है ना। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में राजस्व प्रशासन जो है उसमें जो हायरार्की होती है उसको समझाया हुआ है। अब देखो इसमें सबसे ऊपर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, एक डिस्ट्रिक्ट में सबसे ऊपर कलेक्टर बैठता है, फिर एडीएम होता है, फिर एसडी होता है, फिर तहसीलदार, उसके नीचे नायब तहसीलदार, फिर आरआई होता है रेवेन्यू इंस्पेक्टर, और फिर लास्ट में पटवारी। अब जैसे आप देखोगे कलेक्टर तो जिले में एक बैठा हुआ है, एडीएम एक से ज्यादा हो सकते हैं, एसडीओ भी एक से ज्यादा होंगे, तहसीलदार भी होंगे, नायब तहसीलदार भी होंगे, आरआई भी होंगे, और पटवारी की संख्या सबसे ज्यादा होगी। है ना। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में तो ये बेसिक रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगर अपन हायरार्की का ट्रायंगल बनाएंगे तो ये बनता है। तो ये भी याद रख लेना, 2 नंबर या 5 नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप डायरेक्ट लिख करके आ सको। बेसिक कॉमन सेंस से भी लिख सकते हो, पर मैंने आपको बताया कि कॉमन सेंस इस्तेमाल करने के लिए होना चाहिए थोड़ा टाइम, वहां पर आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। फिर अपन बात करते हैं हायरार्की की क्या क्या फीचर्स हैं। तो मैंने आपको पहले ही शुरुआत में ही बताया था कि फीचर्स निकालने के लिए सबसे बेस्ट है आप डेफिनेशन से निकाल लो। है ना। तो ये सोल और रूट ऑफ अदर प्रिंसिपल्स है। ठीक है। ये फिक्स करता है, डिटरमाइन करता है किसको, रोल और ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉइज को। है ना। जो ऊपर बैठा है उसकी ड्यूटीज अलग होंगी, जो नीचे है उसकी ड्यूटीज अलग होंगी। तो हायरार्की नहीं होगी तो ये पता कैसे चलेगा किसकी ड्यूटीज क्या है ना। अगर वहां पर लोअर सबऑर्डिनेट के लिए कुछ ड्यूटी लिखी हुई है तो और बैठ करके कलेक्टर वो काम करेगा तो ऐसा तो होगा नहीं। ये जो ड्यूटीज हैं, ये रोल्स हैं, ये डिफाइन कैसे हो रहे हैं, हायरार्की से। इसमें जो फ्लो ऑफ ऑर्डर है वो टॉप टू बॉटम होगा। है ना। हमने पहले ही देखा, आरआई का एग्जांपल देखा हमने, मतलब ये रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जांपल देखा, कलेक्टर ऊपर बैठा हुआ है, पटवारी नीचे बैठा हुआ है, तो फ्लो ऑफ पावर, फ्लो ऑफ ऑर्डर और कमांड कहां से कहां हो रही है, ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम। फिर ये पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा, कहीं पर भी हायरार्की की बात आएगी तो पिरामिड की बात आएगी। है ना। मिस्र के आपने पिरामिड देखे होंगे, इजिप्ट के, तो वैसे ही पिरामिड इसमें बनाएंगे हम।
फिर इट फ्लोज थ्रू प्रॉपर चैनल। अब इसमें जो कमांड और ऑर्डर का फ्लो है वो प्रॉपर चैनल के थ्रू होगा, है ना। जैसे हमने पहले देखा, इसमें कलेक्टर, एडीएम, एसडीओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आरआई, पटवारी, है ना। तो ये पूरा चैनल बना हुआ है, ये चैनल के थ्रू ही सारी चीजें होंगी। फिर इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो हमने देखा कि इंक्रीज हो जाते हैं जब टॉप टू बॉटम जाते हैं। टॉप पर अगर एक बैठा हुआ है तो पटवारी 5,000, 10,000, 25,000 है। ठीक है, तो ये बेसिक फीचर्स है किसके, हायरार्की, पद सोपान के। अब टाइप्स ऑफ हायरार्की। अब टाइप्स ऑफ हायरार्की जो है ये पिफनर और शेरवुड ने बताया हुआ है ना। बेसिक 3-4 तरीके की टाइप्स बता रखी है। देखो, वर्क और टास्क बेस्ड, है ना, कार्य आधारित और वेतन आधारित, सैलरी बेस्ड, स्किल बेस्ड, कौशल आधारित और रैंक बेस्ड, रैंक आधारित। इसमें क्या है, वर्क और टास्क बेस्ड में ये हायरार्की इज डिटरमाइंड बाय, इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, काम होगी, जो ड्यूटीज होंगे, उसके बेसिस पर आपकी हायरार्की डिसाइड होगी। सैलरी बेस्ड आपने देखा होगा, जैसे अलग अलग होते हैं, किसी की पे ग्रेड 3600 है, किसी की 4800 है, किसी की 5200 है, तो ये सैलरी बेस्ड हायरार्की का डिवीजन है। फिर स्किल बेस्ड होता है, तो स्किल्स अलग अलग लोग होंगे तो उनकी अलग अलग स्किल्स होगी, तो उसके बेसिस पे हायरार्की तय होगी। फिर रैंक बेस्ड, जैसे आपने मिलिट्री और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में देखा कि अगर एसआई है तो उसके ऊपर सीआई बैठा हुआ है या आरपीएस बैठा हुआ है, आरपीएस है तो आरपीएस के ऊपर आईपीएस बैठा हुआ है ना। और अगर आप वैसे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से बात करो तो एसआई होगा, उसके ऊपर आप मान लो डीएसपी है, ठीक है, या फिर सीआई है, डीएसपी होगा, उसके ऊपर एएसपी होगा, एएसपी होगा, उसके ऊपर एसपी होगा, है ना। तो ऐसे ये जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में, ये रैंक बेस्ड है, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ हायरार्की है। अब मेरिट या इंपॉर्टेंस इसकी देखें, इसकी महत्ता देखें तो क्या क्या हो सकती है कि ये इंश्योर करता है कि इस चीज को डिवीजन ऑफ वर्क अमंग एम्प्लॉइज, है ना। डिवीजन ऑफ वर्क इसी के बेसिस पर हो रहा है ना, जो भी ट्राइंगल है उसके बेसिस पर ही डिवीजन ऑफ वर्क हो रहा है। फिर आइडेंटिफिकेशन करता है ये जूनियर और सीनियर का, इसके बेसिस पर ही आइडेंटिफाई हो सकता है कि जूनियर कौन है और सीनियर कौन है। इससे क्या हो सकता है, डिसेंट्रलाइजेशन हो सकता है और डेलीगेशन, है ना। प्रत्यायोजन हमने देखा, प्रत्यायोजन तब तक नहीं होगा जब तक किसी को पता नहीं होगा कि हायर अथॉरिटी कौन है और लोअर अथॉरिटी कौन है। पता चले पटवारी ऑर्डर दे रहे कलेक्टर को, ठीक है, अगर हायरार्की डिफाइंड नहीं होगी तो पटवारी कलेक्टर को ऑर्डर दे, पता कैसे चलेगा। फिर डेवलप एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप इन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप को डेवलप करता है, इसी से पता चल रहा है लीडर कौन है। फिर ये रूट एंड सोल ऑफ प्रिंसिपल है, ये तो हर जगह चिपका नहीं है हायरार्की में। हायरार्की में देखो 2-3 चीजें हैं, कॉमन कॉमन सी बातें, तो वो तो आपको लिखनी ही है। फिर ये हेल्पफुल किस में है, प्रमोशन, एम्प्लॉयज का प्रमोशन, कि नायब तहसीलदार तहसीलदार बनेगा या एडीएम बनेगा, ये डिसाइड कैसे हो रहा है, तो ये हायरार्की से हो रहा है कि नायब तहसीलदार के जस्ट जो अबव अथॉरिटी थी, जो इमीडिएट हायर अथॉरिटी है उसकी, वो कौन है, तहसीलदार है। तहसीलदार की इमीडिएट हायर अथॉरिटी एसडीओ है, एसडीओ की एडीओ है या एडीएम है। तो ये अपन को क्लियर होता है किससे, हायरार्की के ट्राइंगल से। फिर इंश्योर्स क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन, इससे बनता है। और ये क्या डेवलप करता है, इंटीग्रिटी, कोऑपरेशन अमंग एम्प्लॉइज इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये 8 इसके प्रिंसिपल्स हैं। अब देखो सारे आठों के आठों तो वैसे मुश्किल से याद रहेंगे, पर आप कोशिश यही करना, बहुत इजी इजी से हैं, ये याद करके चले जाओगे तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। मैं आपको बता रहा हूँ 65 नंबर का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, आपको 50 नंबर तो इसमें टारगेट करनी ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सरल विषय है और बहुत ही रिलेटेबल है, और आपको सीधी की सीधी चीजें, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है। मेरिट से इंपॉर्टेंस ऑफ हायरार्की बता दो, ठीक है, टाइप्स ऑफ हायरार्की बता दो, तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट लिख करके आना और नंबर लेना है। फिर डीमेरिट, इसकी क्या क्या लिमिटेशन है, देखो इससे सबसे पहले तो लाल फीता चाहिए, रेटिपिज्म बढ़ती है, अननेसेसरी डिले इन वर्क होता है, क्योंकि रिजिड स्ट्रक्चर हो जाता है। अगर आप कहोगे प्रॉपर चैनल फॉलो करना है तो पटवारी से आरआई के पास जाओगे, आरआई से नायब तहसीलदार, तहसीलदार ऐसे जाओगे, तो ये जो फाइल इधर इधर घूम रही है ना, ये क्या बढ़ा रही है, अननेसेसरी डिले ही तो कर रही है वर्क में, है ना। तो इससे रेटिपिज्म को बढ़ावा मिलता है। फिर सक्सेस ऑफ और फेलियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओनली डिपेंड्स ऑन हायर अथॉरिटी, हायर अथॉरिटी क्या डिसीजंस ले रही है ना, उसी के ऊपर सक्सेस और फेलियर डिपेंड करेगा। तो इस वजह से भी ये इसकी लिमिटेशन मानी जाती है। फिर सबॉर्डिनेट्स में डिसइंटरेस्ट आ जाता है, क्योंकि सबॉर्डिनेट कहते हैं कि हायर अथॉरिटी हमको कमांड ही करती रहती है ना, इसलिए हमको, मतलब वो खुद के बेसिस पे कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, हायर अथॉरिटी से ज्यादा ही कमांड आ रही है, तो इस वजह से उनमें क्या डेवलप हो जाते हैं, डिसइंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन इससे ऑर्थोडॉक्स बन जाती है ना, ये पुराने तरीके से जो ये रिजिड नेचर है ये इसको ऑर्थोडॉक्स बना देता है। तो ये इसके कुछ डीमेरिट्स हैं। अगर अपन बात करें कि क्या सोल्यूशन इसका हो सकता है, तो अगर आप इस्तेमाल करो आईटी का ऑर्गेनाइजेशन में, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जैसे सेक्रेटेरिएट में ई फाइलिंग सिस्टम है, अब जैसे नोटिंग सिस्टम है ना, अब नोटिंग सिस्टम भी ऐसा हो गया कि आप जब तक वो नोटिंग नहीं करोगे तब तक फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। पर अब क्या कर दिया, वो ऑनलाइन कर दिया है, तो नोटिंग सिस्टम ऑनलाइन करने से क्या फायदा हुआ कि जैसे आपको कोई नोट डालना है ना, मान लो एसीएस से नीचे कोई अधिकारी है, अब एसीएस को मान लो, एसीएस को नोटिंग करनी है और वो फाइल जानी है फिर सीएस के पास में, तो एसीएस से सीएस के पास में फाइल तभी जाएगी जब एसीएस नोटिंग कर देगा। पर अब फिक्स कर दिया कि आप कोई भी काम जैसे 14 दिन में करोगे, तो 14 दिन में अगर आपने नोटिंग नहीं की तो उसके बाद में अपने आप वो फाइल सीएस के पास चली जाएगी और आपका वो एक्सेप्टेंस उसमें माना जाएगा, तो आप अकाउंटेबल हो जाओगे उस चीज के लिए। तो इसलिए ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि आप आईटी का इस्तेमाल करें, ये रेड टेपिज्म को भी कम करेगा। अब राजस्थान सेक्रेटेरिएट में ई फाइलिंग सिस्टम है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए हायरार्की में, जैसे लेवल जंपिंग की हम बात करें तो हमने ये देखा कि यहाँ पर मान लो यहाँ पर तहसीलदार बैठा हुआ है, ये तहसीलदार बैठा हुआ है, या एसडीओ बैठा हुआ है, या एडीएम बैठा हुआ है,
और यहाँ कलेक्टर बैठा हुआ है। अब तहसीलदार को कलेक्टर से कोई काम है तो तहसीलदार डायरेक्ट कलेक्टर के पास जा सके, ये दो जो लेवल्स हैं इनको जंप कर सके, तो ये लेवल जंपिंग होगी तो हायरार्की में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी जो कि उसकी कार्यकुशलता एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, है ना। फिर फेयोल का एक प्रिंसिपल है गैंग प्लैंक, आगे देखेंगे, वो गैंग प्लैंक का इस्तेमाल किया जा सकता है। गैंग प्लैंक प्रिंसिपल बेसिकली, अब चलो मैं आगे ही बता दूंगा, है ना। फिर मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने बताया था हायरार्की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनिवर्सल है ना, पर इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें क्या है, देखो ये मान लो आप 5 एम्प्लॉयज हैं या 5 सबॉर्डिनेट्स हैं या 5 हायर अथॉरिटी है ना, 5 सुपरवाइजर्स है। अब ये इसमें क्या है कि ये एक लेवल बनेगा, है ना। ये गंदा संदा जैसा भी डायग्राम बन रहा है मैं बना तो देता हूँ। अब देखो, इज इट लुकिंग लाइक एन अम्ब्रेला, है ना, तो ये अम्ब्रेला जैसे दिख रहा है, तो आप देखो इसको अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या है, इसके पास इसके पास इसके पास इसके पास ये जो पांचों एम्प्लॉयज बैठे हुए थे ना, इनके पास सेम पावर है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इक्वल है इनकी, है ना। इनके पास में एक हायर अथॉरिटी होगी पर वो बहुत ज्यादा उसमें रोल प्ले नहीं करती, तो ये सेम लेवल के लोग हैं और सेम जगह पर बैठे हुए हैं। तो इसमें क्या है, ये जैसे इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, यूएसए का स्पेस डिपार्टमेंट होता है ना, तो वहां पर ऐसा चलता है। वहां पर ऐसे जैसे कलेक्टर है और एडीएम है और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। फिर अपन देखो ये गैंग प्लैंक प्रिंसिपल देखा। अब गैंग प्लैंक का मतलब क्या हुआ, एक लकड़ी का पट्टा है, ठीक है, गैंग प्लैंक, है ना। अब ये देखो आपने ये ऑर्गेनाइजेशन बना ली, लकड़ी का पट्टा, जैसे मान लो ये मैं बताऊं ये स्ट्रक्चर है, ये एक मैंने, आप भी नहीं पहचान पा रहे होगे, ये एक नाव बनाई है और ये एक प्लेटफॉर्म बना है। अब इस नाव पे चढ़ने के लिए एक लकड़ी के पट्टे का इस्तेमाल किया जाता है, ये गैंग प्लैंक है। अब ये गैंग प्लैंक यहाँ क्या काम का, अब आपको क्या करना है कि जैसे मान लो ये यहाँ पर तहसीलदार बैठा हुआ है ना, तहसीलदार को इतना नीचे तो मत बैठाओ, यहाँ बैठा दो, ये तहसीलदार बैठा हुआ है। फिर इसके बाद में कौन बैठा हुआ है, एसडीओ बैठा हुआ है ना। फिर या फिर आप ऐसे एग्जांपल ले लो कि आप इसमें दो, ये ए बी सी डी है ना, और फिर ये ई, ये एफ, ये जी। अब ये गैंग प्लैंक प्रिंसिपल क्या कहता है कि ये जो लकड़ी का फट्टा उठा के एक सेकंड ये थोड़ा सा क्लीन कर दूं मैंने, तो वापस बना देता हूँ। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम ही रहती है इसकी पेन टैबलेट पे, अगर मैं इसको बिना देखे बनाऊं तो शायद थोड़ा सा अच्छा बन जाता है, ठीक है। ये अपन ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली है ना, जब भी ट्रायंगल बन रहा है मतलब कि बन क्या रही है, ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, ठीक है। इसमें ये अपन ने कुछ लेवल्स डिसाइड कर लिए, ये कुछ लेवल्स डिसाइड कर लिए। अब ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई, ये एफ और ये जी। अब ये गैंग प्लैंक प्रिंसिपल कहता है ये जो लकड़ी का पट्टा है ना, ये उठा करके सर यहाँ पर रख दो आप, ठीक है। अगर बी को एफ से कोई काम है तो ये लकड़ी का फट्टा लगा दो, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी और ये डायरेक्टली इसके साथ कम्युनिकेट कर सके। अगर ये प्रॉपर चैनल से जाएगा तो आप देखो इसको बी को सी के पास जाने, सी डी के पास, डी ई के पास जाएगा और ई एफ के पास में, परंतु ये आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, हायर अथॉरिटी को बस इन्फॉर्म कर दे, है ना, कि ऐसा हम कर रहे हैं। तो ये गैंगप्लैंक प्रिंसिपल है। इससे क्या रिजिडिटी डिक्रीज हो जाएगी, रेड टेपिज्म कम हो जाएगी, काम फास्ट हो जाएगा। तो हम अपन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, देखो अकॉर्डिंग टू दिस सबऑर्डिनेट्स डू नॉट नीड टू फॉलो द ट्रेडिशनल चैनल। अब ये जो ट्रेडिशनल चैनल था इसको हमने फॉलो नहीं किया है ना, ट्रेडिशनल चैनल ऑफ हायरार्की, एंड दे कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड इन्फॉर्म देयर इमीडिएट हायर अथॉरिटी। जो इनकी इमीडिएट हायर अथॉरिटी है आप उसको इन्फॉर्म कर दो, है ना। अब बी की इमीडिएट हायर अथॉरिटी कौन है, सी है, एफ की कौन है, ई है, तो आप उनको इन्फॉर्म कर दो बस। उसके अलावा आपको किसी को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, या फिर ट्रेडिशनल आपको बेसिकली चैनल फॉलो नहीं करना है। फिर अपन बात करें स्पैन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, नियंत्रण का क्षेत्र। अब देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी चीजें देता है। अब इसमें कोई कोई खेल है ही नहीं। आपसे किसी किसी ने नींद में उठा के पूछा कि आप कितने लोगों को नियंत्रण कर सकते हो भाई, तो आप बोलोगे मैं 50 लोगों को कर सकता हूँ। वैसे ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कॉलर्स थे, इनको किसी ने उठा उठा के पूछा, फेयोल को पूछा, फेयोल ने बोला 5-6 होना चाहिए, ग्रैकुनास को पूछा, उसने 5-6 बोल दिया, उर्विक को पूछा, उर्विक ने अलग अलग बता दिए। अब स्पैन ऑफ कंट्रोल बेसिकली है क्या कि ये एक हायर अथॉरिटी बैठी है, अब हायर अथॉरिटी अपने नीचे कितने सबॉर्डिनेट्स को कंट्रोल कर सकती है, वो उसका नियंत्रण का क्षेत्र है, ठीक है। 4 को, 5 को, 10 को, 20 को, तो ये वो उसका नियंत्रण का क्षेत्र है। तो अब देखो स्पैन ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स whom an officer can control and direct effectively और efficiently। ये शब्द इसमें लिखना जरूरी है, ठीक है। बाकी तो आप ऐसे 1000 लोगों को करो ना, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, पर वो इफेक्टिव होना चाहिए, वो एफिशिएंट होना चाहिए। इसमें अलग अलग व्यूज हैं। तो फेयोल और ग्रेकुनास तो क्या कह रहे हैं, ग्रेकुनास देखो अभी आपका सारा नाश कर देंगे 5 से 6, और उर्विक क्या कह रहे हैं, देखो अपर लेवल में तो 4 से 6 होता है ना, जो अपर लेवल होता है उसमें तो जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो 4 से 6, मिडिल लेवल में क्या होता है 6 से 8 होता है, और लोअर लेवल पे 8 से 12 होता है। तो ये अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। अब फीचर्स देखें इसके, तो क्या है, ये हायरार्की प्रिंसिपल्स है, मैंने आपको पहले ही बताया था हायरार्की क्या है, रूट एंड सोल ऑफ अदर प्रिंसिपल्स। तो हायरार्की प्रिंसिपल से ये रिलेटेड है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, इंश्योर करना क्या, क्वालिटेटिव वर्क। फिर ये क्या है, इट इज अफेक्टेड बाय वेरियस इंटरनल फैक्टर्स, है ना। अब ये स्पैन ऑफ कंट्रोल बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल भी कुछ फैक्टर्स हैं, उनसे ये इफेक्ट या इम्पैक्ट होता है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, हम वो फैक्टर्स देखें। तो फॉर्मल फैक्टर देखो, सबसे पहले फॉर्मल फैक्टर में क्या आता है, नेचर ऑफ वर्क। अगर देखो ये बहुत सारी चीजें हैं, इसमें अपन एक एक करके देखते हैं।
बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये, आप देख लो। नेचर ऑफ वर्क है, अगर नेचर ऑफ वर्क है हायर अथॉरिटी और सबॉर्डिनेट का सेम है, मान लो ये भी इंजीनियर है ये भी इंजीनियर है ना, सॉरी ये हायर अथॉरिटी भी इंजीनियर है ये भी इंजीनियर है, तो इसका स्पैन ऑफ कंट्रोल अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है, एसओसी उसका हाई हो जाएगा, एसओसी स्पैन ऑफ कंट्रोल लिखा हुआ है। फिर अगर दोनों का अलग अलग काम है, ये मान लो अकाउंट्स का हेड है, उसके नीचे आपने इंजीनियर बैठा दिया, तो अब ये इसको क्या डायरेक्ट करेगा, तो ऐसे फिर एक दो ही नीचे बैठा सकता है वो फिर उसको डायरेक्ट करने के लिए, तो एसओसी एसओएस नहीं है, एसओसी लेस हो जाएगा। फिर प्लेस की बात करें, हायर अथॉरिटी और सबॉर्डिनेट एक ही जगह पर बैठे हैं तो एसओसी हाई हो जाएगा। मान लो आपका हेडक्वार्टर तो है जयपुर में और आप बैठे हो कोटा में, अब कोटा और जो हेडक्वार्टर में बैठा हुआ एसीएस है वो इतना ज्यादा इफिशिएंटली कोटा में बैठे अधिकारी को कंट्रोल नहीं कर सकता है, ठीक है, तो इसलिए उसका एसओसी कम हो जाएगा। और अगर सेम ही जगह पर है, हेडक्वार्टर में सेक्रेटेरिएट में सारे जने बैठे हुए हैं, तो उनका एसओसी अपने आप बढ़ जाएगा। फिर एज और एक्सपीरियंस है, अगर ऑर्गेनाइजेशन की एज है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, टाटा वाटा है ये सब है, तो यहाँ पर अधिकारियों की जो एसओसी है वो हाई होगी। अन्यथा अगर नई ऑर्गेनाइजेशन है तो एसओसी क्या होगी, लो होगी, स्पैन ऑफ कंट्रोल लो होगा। और हायर अथॉरिटी अगर एक्सपीरियंस है तो भी उसका एसओसी हाई होगा, है ना, उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा होगा। और अगर हायर अथॉरिटी नई नहीं है, ताजा ताजा लगी है, तो उसका जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो बहुत कम होगा। फिर डेलीगेशन फैसिलिटी, आप मैं अपन ने जब डेलीगेशन देखा था तभी अपन ने देखा था कि ये स्पैन ऑफ कंट्रोल को बढ़ा देता है, तो जैसे ही डेलीगेट आपने वर्क कर दिया वैसे ही आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ जाएगा। और डेलीगेशन फैसिलिटी अगर नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो वो स्पैन ऑफ कंट्रोल कम हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में हम लोग और कौन कौन से फॉर्मल फैक्टर्स हैं, जैसे मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ सुपरविजन है, तो मॉडर्न टेक्निक्स में क्या क्या आ सकता है, जैसे मान लो कि कोई जगह है आपकी, कोई फैक्ट्री है या फिर कुछ है, उसमें आपने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, तो अब यहाँ पे 50 लोग बैठे हो तो भी आप कंट्रोल कर सकते हो, पर सीसीटीवी कैमरा नहीं है तो आप 10 लोग 15 लोगों को कंट्रोल करना भी मुश्किल काम है। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है, मॉडर्न टेक्निक्स यूज करेंगे तो उससे स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ेगा, और वरना ट्रेडिशनल मेथड की वजह से ये कम रहता है। फिर लेवल ऑफ हायरार्की है, अब हायरार्की में जैसे जितने कम लेवल्स होंगे उतनी ज्यादा स्पैन ऑफ कंट्रोल होगी, ठीक है, उतना अच्छी तरह से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली आप काम कर सकोगे। और अगर बहुत ज्यादा है, 50 हायरार्की के लेवल्स बना रखे हैं, तो वो स्पैन ऑफ कंट्रोल को अपने आप ही कम कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में इनफॉर्मल फैक्टर्स, अब देखो जो पर्सनालिटी है इंसान की वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है स्पैन ऑफ कंट्रोल में। अगर हायर अथॉरिटी एफिशिएंट है, इंटेलिजेंट है, डेडिकेटेड है, तो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल हाई होगा, वरना लो होगा। फिर फैमिली सर्कमस्टांसेस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, कि किसी के घर में अच्छे सर्कमस्टांसेस नहीं है, मतलब नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं उसको, तो फिर उसकी जो स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा वो लो होगा, वरना उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल हाई होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल फैक्टर्स अपन ने देखे, कौन कौन से हैं देख लो एक बार। नेचर ऑफ वर्क या प्लेस या फिर एज या एक्सपीरियंस, फिर डेलीगेशन फैसिलिटी, फिर मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ सुपरविजन, फिर लेवल्स ऑफ हायरार्की, और इनफॉर्मल में देखे अपन ने पर्सनालिटी एंड फैमिली सर्कमस्टांसेस। फिर देखे अपन इंपॉर्टेंस ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। अभी इंपॉर्टेंस ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है, इफेक्टिव कंट्रोल ऑन सबॉर्डिनेट्स, है ना, इससे जो कंट्रोल होता है वो इफेक्टिव होगा, एफिशिएंट होगा, डिसिप्लिन मेंटेन होगा ऑर्गेनाइजेशन में, टाइमली कंप्लीशन होगा किसका, गोल्स का और टास्क का। फिर इंश्योर क्या करेगा, ये क्वालिटेटिव वर्क इंश्योर करेगा ऑर्गेनाइजेशन में। फिर ये इंक्रीज करेगा क्या, प्रोडक्टिविटी एंड वर्क परफॉर्मेंस, ठीक है, स्पैन ऑफ कंट्रोल से ये इसके ये इंपॉर्टेंस है। फिर ग्रैकोनास साहब आते हैं, वो क्या कहते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल के बारे में, कि ग्रैकोनास जो है ना, वो उन्होंने आर्टिकल लिखा है एक, रिलेशनशिप इन ऑर्गेनाइजेशन, 1933 में। अब ये साहब कहते हैं कि आपने स्पैन ऑफ कंट्रोल तो शब्द ही गलत चुन रखा है, ये स्पैन ऑफ कंट्रोल नहीं है सर, ये स्पैन ऑफ अटेंशन है, ठीक है, ये स्पैन ऑफ अटेंशन है, ठीक है, ये नियंत्रण का वो मतलब स्पैन ऑफ कंट्रोल मतलब स्पैन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, तो ये नियंत्रण का क्षेत्र नहीं है, ये क्या है, स्पैन ऑफ अटेंशन है। और किसका स्पैन ऑफ अटेंशन, हायर अथॉरिटी का। अब ये स्पैन ऑफ अटेंशन का मतलब क्या हुआ, तो ये कहते हैं कि आप है ना, आपको ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को कंट्रोल नहीं करना है ना, आपको उनके बीच में जो जो एम्प्लॉयज हैं उनके बीच में आपस में जो संबंध बन रहे हैं उन संबंधों को कंट्रोल करना है। तो आपको लग रहा है कि आप 5 जनों को कंट्रोल कर रहे हो, ऐसा नहीं है भाई साहब, आप कोई 20 50 100 चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, आपको मतलब उन 100 चीजों पे अटेंशन रखनी है। ये नियंत्रण जैसा शब्द नेगेटिव है और आपको ये शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, स्पैन ऑफ अटेंशन यूज करना है। फिर ये क्या कह रहा है, देखो, हायर अथॉरिटी हैव टू कंट्रोल नंबर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सबऑर्डिनेट्स इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, है ना, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल नहीं करना है, नंबर ऑफ रिलेशनशिप को। अब देखो, जो जो बच्चे मैथ्स छोड़ करके आए थे उनके लिए ग्रेकोनास साहब, जिन्होंने प्री में सोचा था कि हम 140 क्वेश्चन ही करके आएंगे, उनके लिए ग्रेकोनास साहब 3 नए फॉर्मूला लेकर के आए। रिलेशंस हो सकते हैं, एन क्या है, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स है। फिर जब बात करें डायरेक्ट ग्रुप रिलेशन की, तो ये कितने हो सकते हैं, एन इंटू एन माइनस वन हो सकते हैं। फिर क्रॉस रिलेशन की बात करें, आड़े तिरछे संबंध की बात करें, तो एन एन इंटू टू की पावर एन माइनस वन हो सकता है, ठीक है। ये फॉर्मूले याद रखने भाई, रट रहे हैं ये, ठीक है। मुझे भी नहीं पता ये फॉर्मूलों को क्या कारण से मतलब ये बनाए गए हैं ऐसे, तो आपको भी जानने की जरूरत नहीं है। क्रॉस रिलेशन आड़े तिरछे संबंध है, वैसे आपको बताऊं तो ये एपीजीपीएचपी आपने कोई टॉपिक होता था वो पढ़ा होगा तो उससे आता है, ठीक है, उससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो ये डायरेक्ट रिलेशन में, डायरेक्ट ग्रुप रिलेशन में और
उन्होंने कहा भाई इतने सारे फॉर्मूला दे दिए, कोई एक कॉमन ही फॉर्मूला दे दो, तो इन्होंने कॉमन फॉर्मूला दे दिया फॉर टोटल नंबर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सबऑर्डिनेट्स। क्या है कॉमन फॉर्मूला? n इंटू टू की पावर n अपॉन 2 प्लस n माइनस 1। इस फॉर्मूले को ऐसे देखो, तो ये क्या है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन मुझे इसमें पावर पॉइंट में आती नहीं है। n इंटू टू की पावर n बाई टू प्लस n माइनस 1 है ना, ये इसका फॉर्मूला है। तो ये आपको याद रखना है ना, टोटल 3 ही तो फॉर्मूले, तो ये 3 फॉर्मूले रख लेना। फिर ये क्या कहता है कि जब नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट इंक्रीज हो रहे हैं अर्थमेटिकल वे में, तो नंबर ऑफ जो रिलेशन इंक्रीज हो रहे हैं वो ज्योमेट्रिकल वे में इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो ये ग्राकुनाथ साहब थे, इन्होंने ये बेसिक चीजें बताई है। रिलेशनशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन 1933 में इन्होंने आर्टिकल लिखा है, उसमें क्या कहा है, स्पैन ऑफ कंट्रोल को इन्होंने स्पैन ऑफ अटेंशन बताया। फिर अपन देखते हैं रीजन या फिर मेथड्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब मेथड देखो तो क्या हो सकता है, मॉडर्न सुपरविजन टेक्निक्स हमने देखी, जैसे सीसीटीवी हो गया, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया। आजकल आप देखो कि मान लो आपको एसीएस को मीटिंग लेनी है, एसीएस को सारे कलेक्टर्स की मीटिंग लेनी है, तो पहले सब कलेक्टर्स को बुलाता था जयपुर। आजकल क्या है, वीसी रूम बना दिए, वीसी रूम बना दिए तो हर जगह से हर जिले से कलेक्टर बैठ जाएंगे, यहाँ पर एसीएस साहब पधारेंगे और यहाँ पर कलेक्टर बैठे होंगे। तो ये मतलब एक जिले का एक कलेक्टर है तो वो वीसी से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर एसीएस बैठे होंगे, एसीएस देखते रहेंगे और बातचीत करते रहेंगे। तो ये मान लो मॉडर्न सुपरविजन टेक्निक से उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ा है, तो ये रीजन भी है और ये बढ़ाने का तरीका भी है। फिर बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो गई, तो आप पहले रजिस्टर में अटेंडेंस लेते थे, आपको पता नहीं चलता था, अब बायोमेट्रिक कर दी तो आपको खोज खबर रहती है भाई। फिर इंक्रीज है रोल ऑफ स्पेशलिस्ट का, अगर स्पेशलिस्ट का रोल बढ़ा देंगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपने देखा था स्पेशलिस्ट होगा तो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा होगा, जनरलिस्ट होगा तो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल जो कार्य होगा उसके अनुसार ही स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा। फिर इम्पैक्ट ऑफ स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन और लाइन ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा था, रेखा सत्ता और उसमें देखा था, तो जो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है उसका इम्पैक्ट भी बढ़ता है। फिर डिक्रीजिंग लेवल ऑफ हायरार्की, हायरार्की का जो लेवल है वो डिक्रीज होता है इससे, एक्सपेंशन ऑफ जो मेथड है वो डिक्रीज कर देंगे अगर हायरार्की का लेवल, तो एक्सपैंड हो जाएगा क्या, स्पैन ऑफ कंट्रोल। फिर लास्ट में अपन देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और ये बहुत ही अच्छा मेथड है, यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, ये प्रिंसिपल जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ये देखो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन से लिया हुआ है। इसका बेसिक कहना यही है कि एक सबॉर्डिनेट है, ये मान लो एक सबॉर्डिनेट है, इसको ऑर्डर एक ही हायर अथॉरिटी से आएगा, बस इतनी सी बात है ना, आदेश की एकता, मतलब एक ही हायर अथॉरिटी इसको आदेश देगी। तो क्या लिखा हुआ है देखो, यूनिटी ऑफ कमांड सजेस्ट दैट एन एम्प्लॉय शुड रिसीव कमांड्स, इंस्ट्रक्शन और ड्यूटीज फ्रॉम ओनली वन हायर अथॉरिटी। ठीक है, एक ही हायर अथॉरिटी से। अभी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा होगा, ये बनाया क्यों गया कि यार आप देखो मिलिट्री में आप जंग लड़ रहे हो या फिर कुछ भी आप इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, और यहाँ पर आप बैठे हुए हो, आपके ये कर्नल साहब, ये लेफ्टिनेंट जनरल बैठा हुआ है, ये मेजर जनरल बैठा हुआ है, ये जनरल बैठा हुआ है, चारों तरफ से अगर ऑर्गेनाइजेशन में ये मतलब मिलिट्री में अगर कमांड आएगा तो ये किसको फॉलो करेगा, किसी को भी फॉलो नहीं कर पाएगा, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, भ्रम पैदा हो जाएगा। तो ये भ्रम को हटाने के लिए मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ने ये बनाया था, और उसके बाद में ये जो अपन जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाने की बात कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर प्रशासन में, तो उसमें ये लागू करने की, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में ये लागू करने की बात हुई। तो देखो अपन देखते हैं क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले क्या, इफेक्टिव कंट्रोल हो जाता है और ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। फिर ये क्या करता है, अथॉरिटी और लीडरशिप को ये क्लियर कर देता है कि यही आपकी अथॉरिटी है, तो इनकी लीडरशिप में आपको रहना है। फिर ये रिड्यूस करता है क्या, कंफ्यूजन और मिसकंसेप्शन, उलझन भ्रम और आशंका को ये रिड्यूस कर देता है। फिर ये अकाउंटेबल बनाता है सबऑर्डिनेट को, ठीक है, टुवर्ड्स हायर अथॉरिटी। अब जब मान लो आप तीन तरफ से ऑर्डर ले रहे हो, तो सबऑर्डिनेट तो कह देगा भाई मेरे क्या कर रहा है, तो कुछ नहीं कर रहा मैं तो, और कुछ क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि तीनों तरफ से ऑर्डर आए हुए हैं, तो मेरी तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है सर। फिर इंक्रीज करता है ये किस चीज को, कोऑर्डिनेशन को इंक्रीज करता है, कोऑपरेशन को इंक्रीज करता है सबऑर्डिनेट और हायर अथॉरिटी के बीच में। आप मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में देखोगे तो एक कर्नल है और एक जूनियर जो नायक लड़का कोई यंग आकर के लगा है, जब वो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल में या फिर उसकी यूनिटी ऑफ कमांड में आ रहा है ना, तो ही ट्रीट्स हिम लाइक हिज चाइल्ड। तो ये कोऑर्डिनेशन और ये कोऑपरेशन की भावना मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में डेवलप हो जाती है, क्यों, क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड है। ठीक है, फिर ये रिड्यूस करता है किसको, डिले इन वर्क को, रेड टेपिज्म इससे बहुत कम हो जाती है। फिर ये इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में मददगार है। फिर अपन देखें कि इसका जो रिलेवेंस है, ये करंट सिविल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम जाने की बात कर रहे हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में, क्या ये इसमें रिलेवेंट है, तो इसमें बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है। क्योंकि आप देखो कलेक्टर है, कलेक्टर की इमीडिएट हायर अथॉरिटी होती है डिविजनल कमिश्नर, है ना, तो डिविजनल कमिश्नर कलेक्टर को ऑर्डर देगा, पर कलेक्टर को ऑर्डर आते हैं किससे, ये एसीएस से ऑर्डर लेते हैं, डायरेक्ट एसीएस से इसको ऑर्डर देते हैं। क्योंकि आप देखो जो विभाग होता है, कोई भी एक डिपार्टमेंट है, उसका हेड एसीएस, सीएमओ जो पैरेलल पावर सेंटर है किसका, चीफ सेक्रेटरी का। पहले तो चीफ सेक्रेटरी सेंटर होता था, अब मान लो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी है जो सीएमओ में, वो भी पैरेलल पावर सेंटर है, तो इधर से चीफ सेक्रेटरी भी कलेक्टर को आदेश दे, इधर से प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी दे, और इसको आदेश मानने पड़ेंगे, क्योंकि अलग अलग टाइम पर अलग अलग नीड अराइज हो जाती है किसमें, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर सिविल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें। तो आप देख लो, तो ये क्या है, इसकी रेलेवेंस की बात करें तो ये इररेलेवेंट है किसमें, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या सिविल ऑर्गेनाइजेशन में।
फिर इसकी रिलेशनशिप को और अपन इसका रेलेवेंस देखें तो एफडब्ल्यू टेलर है ना, टेलर अपन ने पहले भी पढ़ा था, वो यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल को रिजेक्ट करते हैं किससे, फंक्शनल फॉरमैनशिप से, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शनल फॉरमैनशिप। तो ये रिजेक्ट करते हैं किसको, यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल को। कैसे रिजेक्ट करते हैं, जैसे मान लो कि ये फंक्शनल फॉरमैनशिप, ये मान लो यहाँ पर ये जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई फैक्ट्री है, इसमें दो तरह के लोग हैं, है ना, टेलर कह रहे हैं ये कि इसमें दो तरह के लोग हैं, एक तो प्लानिंग इंचार्ज है जो नीति निर्माण का काम करते हैं, एक प्रोडक्शन इंचार्ज है जो क्या काम करते हैं, नीति क्रियान्वयन का, एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग का। तो ये दो तरह के लोग हैं। अब प्लानिंग इंचार्ज में कौन अलग अलग लोग हैं, रूट क्लर्क होता है, टाइम कॉस्ट क्लर्क होता है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क होता है और डिसिप्लिनेरियन होता है। और फिर प्रोडक्शन इंचार्ज जो नीति क्रियान्वयन का काम करते हैं उसमें स्पीड बॉस होता है, गैंग बॉस होता है, गैंग बॉस को ऊपर भी लिख सकते हो, ये सबसे बड़ा बॉस है। फिर रिपेयर्स बॉस होता है और इंस्पेक्टर बॉस होता है। तो ये सारे बॉसेज हैं और ये इधर ये नीति निर्माण का काम कर रहे हैं, ये नीति क्रियान्वयन का। वर्कर बैठा है यहाँ पर, अब वर्कर को सबसे ऑर्डर लेना पड़ेगा, ये ऐसे लाइनें खींच दो आप, ये तो क्या है थोड़ी सभ्य तरीके से बनाया हुआ है पीपीटी तो ये वर्कर है ना, ये इन सबसे ऑर्डर लेगा। जब ये इन सबसे ऑर्डर लेगा तो यहाँ पर आप बेसिकली देखो तो यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है क्या, तो नहीं हो रहा है। इसका साफ मतलब है कि ये रिजेक्ट होता है। ठीक है, कहीं पर भी नॉर्मल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के अलावा देख लो तो हर जगह पे ये रिजेक्ट होता है, क्योंकि सबसे ऑर्डर लेगा, सबके काम को ध्यान में रख करके काम करेगा, तो ही ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चल पाएगी। ठीक है, फिर इसमें देखो वर्कर जो है वो गेट्स command or order at different places in factory, so this principle is irrelevant. फिर according to Taylor it is military type of foremanship, ये हमने पहले ही बात कर ली। फिर ये एक और इसका रिलेवेंस देखें अपन तो ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं है ना, हायरार्की यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, स्पैन ऑफ कंट्रोल यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, पर ये क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड यूनिवर्सल प्रिंसिपल। जब हम कह ही रहे हैं कि ये मिलिट्री टाइप फोरमैनशिप है तो हर ऑर्गेनाइजेशन में ये होता नहीं है, तो यूनिवर्सल हुआ कहाँ से। तो ठीक है, तो ये हमने आज 3 प्रिंसिपल्स देखे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। अब बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स तो नहीं बचे हैं, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सीएसआर, कंपनी सोशल रिस्पांसिबिलिटी और अपने डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं। होपफुली हम इसको जल्दी फिनिश कर देंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।